Okay. So, welcome, my dear student, and good afternoon to today's class on the North East history. ठीक है. सो ये नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री का जो क्लास रहेगा, लास्ट क्लासेस वी हैव सीन कि किस तरह से आपका जो नॉर्थ ईस्ट का किंगडम है वो कैसे फॉर्म होता है, आहोम का क्या रोल होता है. एंड लास्ट क्लासेस में वी हैव सीन कि ब्रिटिश जो किस तरह से कछार हिल्स को एनेक्स करता है. ठीक है. तो आज का जो क्लास है इसको हम लोग थोड़ा और चेंज किया है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, मतलब पॉइंट वाइज में हम लोग बना के रखा है ताकि आप लोग इसको और भी आसान से समझ सके डिस्क्रिप्टिव वे का कंपेयर में. तो सबसे फर्स्ट थिंग है, आई नीड यू टू सी दिस मैप प्रॉपरली. ये जो मैप है, यू सी दिस प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड. ये जो जितना भी रीजन है यहाँ पे जो अभी हम मार्क कर रहा है, ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो मैक्सिमम जितना भी रीजन है ये वाला, ये सब हमारा असम के अंदर में आता है. असम के अंदर में जैसे कि उसमें आपका जो नॉर्थन साइड, ये वाला नॉर्थन साइड का डिवीज़न नहीं हुआ था, इसीलिए ये लोग असम का साइड है. दैट मीन्स हम लोग जो, यानी कि जितना भी आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अरुणाचल प्रदेश है वो असम के अंदर में ही आता है. एंड वी वर नोन एज फ्रंटियर ट्राइब्स. ठीक है. उसके बाद बाकी ये जो हिल्स है, ये लोग को देखो, गारो हिल्स यहाँ पे, ये मैप को आप समझ जाओ, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेगा. ये जो गारो हिल्स यहाँ पे है, ठीक है, जेंटिया हिल्स यहाँ पे है. ओके. और उस समय में आपका जो बांग्लादेश था वो तो अनडिवाइडेड था, है ना, बंगाल कंप्लीटली अनडिवाइडेड था. तो बांग्लादेश का पूरा रीजन अब ये समय में ये सब जगह में आप मान के चलो. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आपका जो असम, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा ये है. थोड़ा सा वेरी सॉरी. अच्छा, मैप को पूरा लेके आता है थोड़ा सा. हाँ माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा भेज जाइए. ठीक है. ओके. सो वेरी सॉरी, ये जो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था उसको हम लोग ठीक कर दिया है अभी. आप इसको थोड़ा सा ध्यान से फिर से देख लो. टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल डिटेल आपको पहले मैप समझना है ना. तो ये हो गया आपका असम, पूरा असम जो अनडिवाइडेड असम, ये पूरा रीजन हो गया है. फिर उसके बाद यहाँ पे आपका गारो हिल्स, ध्यान दीजिए, ये गारो हिल्स है. काशी हिल्स जो जैंतिया और गारो के बीच में रहता है. ओके. काशी हिल्स यहाँ है और जैंतिया हिल्स यहाँ पे है. और यहाँ से पूरा ये जो एरिया है बांग्लादेश, यानी कि बंगाल का पूरा रीजन है, जो बाद में आगे जाके वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, असम, वो लोग का डिवीज़न हो जाता है, और उसमें नॉर्थ ईस्ट भी निकल जाता है. ठीक है ना. तो इतना समझ जाओ, उसके बाद ध्यान दो इसको. ये मैप आप समझ गए, क्योंकि आज का क्लास में वी विल सी कि आपका जो ब्रिटिश है वो क्यों काशी को पकड़ता है, काशी हिल और गारो हिल्स को क्यों कैप्चर करता है, जैंतिया को क्यों करता है, असम का जो हिल्स जिसको वो कैप्चर करता है, असम का एरिया को, उसको वो क्यों अपर असम ऐसा ऐसा डिवाइड करता है, क्यों उसको वो अपर असम और सॉरी क्यों उसको लोअर असम और अपर असम बनाता है, और लास्ट में कैसे सबको अपना अंदर में ले लेता है. ठीक है. तो हम उसको देखेगा. सो ये जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आज का वो है एनेक्सेशन ऑफ जैंतियास. सो आप देख रहे हैं ये जैंतिया हिल्स, इट इज़ वेरी क्लोज टू असम ऑल्सो, वेरी क्लोज टू योर, मतलब बांग्लादेश का जो एरिया है उस समय में बंगाल कहा जाता है, वो एरिया से बहुत नज़दीक है. तो ये मैप आपके लिए आसान हो गया और आप समझ गया. ठीक है. तो स्टार्ट करेगा. सबसे पहले ये जो जैंतियास था, जैंतियास और उस समय में बंगाल होगा. जैंतियास उस समय में जो जैंतिया राजा लोग था, वो जैंतिया राजा अलोंग विद द जितना भी आपका जो बंगाल का जो बिजनेस ट्रेड जो पीपल था उसके साथ वो लोग ट्रेड करता था. ठीक है. वो लोग ऑल द वे फ्रॉम द हिल्स वो लोग निकल के यहाँ पे ट्रेड करने आता था. और उस समय में वो जो रीजन है दैट वाज वेरी फेमस फॉर लाइमस्टोन होगा. लाइमस्टोन के लिए बहुत फेमस और बहुत जाना जाता था. तो इसीलिए ये स्टोन के लिए, और उसके अलावा जैंटिया हिल्स में अदर स्पाइसेस हो गया है, जैसे कि आपका फ्रूट्स ना, वेरियस टाइप का, जैसे आपका जो बेल फ्रूट्स होता है, ये सब जैंतिया हिल्स में बहुत माना जाता है. तो ये सब के लिए वो लोग सब आपका ये जो पर्टिकुलर लाइमस्टोन का एरिया में बिजनेस ट्रेड किया जाता था. तो ब्रिटिश क्या करता है, सबसे पहले ब्रिटिश जो शुरुआत में वो आपका ये पर्टिकुलर लाइमस्टोन का जो एरिया होता है, ये एरिया में रहता है. हम एक येलो मार्क दे रहे हैं, पर्टिकुलर ये एरिया, स्पेसिफिक एरिया तो नहीं बताया है, लेकिन वो एरिया में वो क्या करता है, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल से वो लाइमस्टोन, छोटा सा लाइमस्टोन का जो एरिया होता है उसको वो खरीद लेता है, और उसके बाद उसके ऊपर में वो दीवानी राइट्स ऑब्टेन करता है.
अब आई होप समझ रहा है आप लोग, ठीक है। सो उसके ऊपर में वो दीवानी राइट्स को ऑब्टेन करता है, और बाद में क्या होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ में जेंटियास लोग भी आके लिया जाता था, क्योंकि वो पहले शुरुआत में नो मैंस लैंड जैसा होता था, तो इसलिए जेंटियास लोग भी वहाँ से आके लेता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब नवाब ऑफ बंगाल इसको ब्रिटिश को सेल करता है और ब्रिटिश इसका राइट वो ले लेता है, तो यहाँ से जेंटियास लोग को निकल के बिजनेस करना उसके लिए ट्रैवल देता है। तो उसी के चलते वो लोग का बीच में अर्ली कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है। ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर 1765 वो एरिया है, वो समय है जब आपका नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल जो क्या करता है, वो लाइमस्टोन एरियाज को ब्रिटिश को दे देता है, लाइमस्टोन एरिया को ब्रिटिश को, वो पर्टिकुलर डेट बोलने से, ठीक है। वो डेट लुक का याद ज़्यादातर आपका मेंस एग्जाम में ज़रूरी हो जाता है। तो उसके चलते वो लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। और ये लाइमस्टोन एरिया को लेने के बाद, लाइमस्टोन, ठीक है, मेरा वर्ड को सुन लीजिए, मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, वेरी सॉरी। सो लाइमस्टोन को लेने के बाद ये एरिया का जो आजू बाजू होता है, वहाँ में एक ब्रिटिश जो ऑफिसर को तैनात करके रखता है, अपॉइंट करके रखता है, और उसका नाम होता है WM ठाकरे। ओके, तो वो क्या करता है, WM ठाकरे को ये जगह है उसका ओवरऑल इंचार्ज वो रख देता है। तो ओवरऑल इंचार्ज रखने के बाद जितना भी जैंतियास राजा लोग होता है वो लोग को वो पसंद नहीं होता है, इसलिए टाइम में अगेन वो क्या करता है, वो जितना ये जो एरिया है यहाँ का जितना भी बिजनेस होता है या तो कोई भी डेवलपमेंट होता है उसको जैंतिया राजा लोग आता है, लूट देता है, लूट के वापस चला जाता है जैंतिया हिल्स में। तो यानी कि वो टाइम एंड अगेन ब्रिटिश को वो तंग करता है, यानी कि वो जो पर्टिकुलर एरिया। उसके अलावा यहाँ से एक रिवर फ्लो होता है नोन एज सूरमा रिवर, सूरमा रिवर। ओके, सो ये सूरमा रिवर ये बेसिक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र माना जाता है जो बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो ये सूरमा रिवर का थ्रू से जैंतियास देवर वेरी एक्सपर्ट, छोटा छोटा बोट बना के देवर वेरी एक्सपर्ट। इसलिए वो क्या करता है, जब ब्रिटिश का बोट आता है ना, ब्रिटिश का जितना भी पार्सल्स आता है, वो क्या करता है, सूरमा रिवर में वो लोग रुक के उसको पूरा लूट लेता है। और लूटने के बाद जैंतिया राजा तो क्या करता है, इसमें एक्स्ट्रा पोस्ट बनाता है, ऐसे पोस्ट बनाता है जिसको वो लोग लूटता है, ठीक है। वो पोस्ट में एक्स्ट्रा टैक्सेशन लगाता है, लूटता है, ऐसे कर करके अनफॉर्चुनेटली ये जो ताकरे वो अर्ज करता है कि ब्रिटिश अपना मिलिट्री एक्शन यूज करे, अपना फोर्स यूज करे, ठीक है। इसी के चलते 1774 में ब्रिटिश अपना फोर्स अंडर कैप्टन इलेक्लर के साथ वो जैंटिया सोल्जर्स लोग को अटैक करता है, और उसी के चलते पूरा जैंटियापुर को वो अंदर ले लेता है। समझ में आ गया। सो जैंतियापुर को अंदर लेने के बाद वो क्या करता है, वो एक ट्रीटी साइन करता है। वो ट्रीटी आपका जून 12 1774 में एक ट्रीटी साइन करता है, जहाँ में जैंतिया राजा को कहा जाता है कि वो अस ए कॉम्पनसेशन, मतलब अपना लैंड को रूल करेगा अंदर ब्रिटिश राज, लेकिन वो कॉम्पनसेशन पे करेगा ऑफ 15,000 रुपीज अस ए कॉम्पनसेशन। समझ गया, तो कॉम्पनसेशन पे करेगा। ओके, होगा। सो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच तो चल रहा है, वेरी सॉरी, वी विल ट्राई अगेन, मतलब हम लोग अभी फिर करेगा। ओके, तो उसके बाद वो क्या करता है, ब्रिटिश उसको पे करने के लिए बोलता है, और उसी के वजह से ये जो सूरमा रिवर है ना, वो रिवर का जगह को ब्रिटिश अपना लेता है, क्योंकि जितना भी ट्रेड का जो अप एंड डाउन जाता है उसको वो रुका देता है ना। वो लोग उसके ऊपर में टैक्सेशन डालता है, उसका ऊपर में रेत करता है, दैट्स वाई वो लोग का ट्रेड को सिग्निफिकेंटली हर्ट होता है, इसलिए ब्रिटिश इन्वेट करके वो लोग को ओवरथ्रो करता है। नाउ ब्रिटिश जो सीधा इसलिए अटैक नहीं करता है, क्योंकि ब्रिटिश सुनने में आता है कि ये जो जेंटिया हिल्स है, ठीक है, आपका जो जेंटिया हिल्स है, ये जेंटिया हिल्स में ह्यूमन सेक्रीफाइस होता है, ह्यूमन, रिमेंबर, ये जेंटिया हिल्स में ह्यूमन सेक्रीफाइस होता है बोल के वो लोग को र्यूमर सुनने को मिलता है, अफवाह सुनने को मिलता है। एंड दे बिलीव कि ये जो आपका जंतेश्वरी काली टेम्पल में किया जाता है। नाउ जंतेश्वरी काली टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल है जो जेंटिया हिल्स में अभी तक है। समझ में आए। तो वो लोग बोलता है कि अर्ली वार्निंग, यानी कि ब्रिटिश जो बेस ऑन द रूमर्स जो सुनता है वो वार्न करता है कि सबसे पहले 1821 में वो वार्न करता है कि इस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश जो ऑलरेडी जेंटिया हिल को अपना जुरिडिक्शन के अंदर में मानता है। और वो टाइम एंड अगेन प्रोटेक्शन ट्रीटी भी 1824 को करता है, जिसमें बेस ऑन देयर मतलब इंफॉर्मेशन दे वर
टोल कि वहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस 1827 को भी एंड अर्ली 1832 को भी किया गया। तो फाइनल स्ट्रॉ ये होता है कि अगस्त 1832 को ह्यूमन सेक्रीफाइस किया है बोलता है, एक्चुअली लिया है बोलता है। ये वो पिक्चर है, ठीक है। ये टेम्पल अभी भी जेंटिया हिल्स में है और यहाँ पे बहुत सा पिलग्रिमेज लोग जाता है अभी भी। तो इसीलिए ब्रिटिश क्या बोलता है, वो डिमांड करता है कि जो आदमी ये ह्यूमन सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मतलब दे दो, ब्रिटिश के अंदर में दे दो। और लेकिन तो जैंतिया राजा होता है वो नहीं मानता है ना। सो इसीलिए फाइनल स्ट्रोक ये होता है कि ऑन फेब्रुअरी 1835, ये याद रखो, समटाइम्स वो फाइनल डेट्स आपको पूछा जा सकता है। फरवरी 1835 को वहाँ का जो गवर्नर जनरल इंडिया का वो सजेस्ट करता है मिलिट्री यानी कि कैप्टन लिस्टर को कि ऑफिशियली वो पूरा प्लेन्स ऑफ द जेंटियास को अंदर ले ताकि वो ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर इश्यूज को भी वो टैकल कर सके जैसे रेडिंग इश्यूज। और उसके बाद उसको लो लैंड फर्टाइल एरियाज ऑफ द जेंटियास भी उसको चाहिए था। तो ये एक वन ऑफ द बेसिक रीजन बन जाता है जिसके चलते वो आके पूरा जेंटिया हिल्स को सरेंडर कर लेता, पूरा एनेक्स कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जेंटिया हिल्स का राजा लोग कोई फाइट नहीं करता, वो लोग सिंपली सरेंडर करता है और ब्रिटिश को पूरा अपना टेरिटरी दे देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो ब्रिटिश होता है वो क्या करता है, पूरा एनेक्स करने के बाद वो वहाँ का जो मंदिर लुक होता है, जो साइट लुक होता है, वहाँ पे जाके गोल्ड और जितना भी रेवेन्यू ट्रेजर जो उसको दिखाई दिया सेक्रेट प्लेसेस का, स्पेशली आपका जंटेश्वरी टेम्पल का, वो लोग उसको पूरा चोरी कर ले, मतलब चोरी नहीं, पूरा उठा लेता है, टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द एंड ऑफ 1835 ब्रिटिश कंप्लीटली जेंटियास को अपना अंदर में अपना एनेक्सेशन में रखता है। और वहाँ से वो क्या करता है, सिंस आप मैप देखा है, ठीक है, यहाँ पे गारो हिल, यहाँ पे जैंतिया, यहाँ पे काशी, यहाँ पे आपका असम रीजन था, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करता है, बंगाल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से रास्ता बनाने के लिए वो प्लान करने स्टार्ट होता है जिसको हम सिलियट रोड बोलता है। और सिलियट रोड को ज़्यादातर प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी, सिंस अभी हम लोग देख लिया है, जैसे ये हो गया आपका गारो हिल्स है ना, गारो हिल्स, ये हो गया काशी हिल्स, ये हो गया जैंतिया हिल्स एक रिप्रेजेंटेटिव, और ये हो गया असम का रीजन, ठीक है। तो ब्रिटिश जो क्या करता है, वो कचार हिल्स इस साइड का हिल्स को तो एक्सपेंशन कर ही लिया, अंदर लेता है। उसके बाद जेंटिया हिल्स को ले लिया है ना। उसके बाद वो क्या करता है, असम को कंप्लीट, असम को पहले ट्रीटी ऑफ यांगदादू से वो बर्मीज को भगा तो देता है लेकिन असम को कंप्लीटली अपना अंदर में लेके नहीं आता है। उसको लाने के लिए वो स्लोली स्लोली पॉलिसी यूज करता है। उसके बाद आज का क्लास में हम लोग भी काशी को भी देखेगा कैसे वो एनेक्स करता है, ठीक है। तो ब्रिटिश जो एनेक्सेशन ऑफ द असम में वो कैसे होता है, सी, अहोम का फॉल के बाद है ना, आफ्टर द अहोम किंग, अहोम डायनेस्टी का फॉल के बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, ये जो अहोम रीजन, असम का जो रीजन है वो बहुत वीक हो जाता है, जिसके चलते ये सामने का जो नेबरिंग स्टेट है बर्मिश, बर्मा, ठीक है, वो लोग इसमें इन्वेट करने लग जाता है। टाइम एंड अगेन वो लोग यहाँ इन्वेट करता है, पूरा रेड करता है, ये लोग से पूरा लूट पाट करके चला जाता है। तो इसके वजह से ना असम एक डिस्टॉर्टेड स्टेट में था, पूरा कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड इम्बैलेंस स्टेट में, रिसोर्सेस नील ऐसा स्टेज में था। तब जाके जब ब्रिटिश को पता चलता है, जैसे ब्रिटिश अभी आपका कचार को ले लिया है ना, उसके बाद वो जेंटिया हिल्स को लेता है, तो वो चाहता था कि वो असम को भी ले, लेकिन ब्रिटिश का इरादा सिर्फ लोअर असम को लेने के लिए था, लोअर असम, क्योंकि लोअर असम में ज़्यादातर मैक्सिमम रिसोर्सेस लोअर असम में पाया गया है अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलकुलेशन। तो ब्रिटिश जो लोअर असम को चाहिए और इसीलिए वो क्या करता है, असम को दो भाग में डिवाइड करता है। पहला भाग ये साइड का अपर असम और ये साइड का लोअर असम, ठीक है। और लोअर असम में वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रखता है और अपर असम में वो जितना हो सकेगा उसको लीज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में रखता है। उसके वजह से पीपल लोग डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि ब्रिटिश का एक्सपांशन जब यहाँ स्टार्ट होता है पीपल हैप्पी होता है, दे बिलीव कि ब्रिटिश आके एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और आपका जो बर्मीज का इन्वेशन है उसको स्टॉप कर सकेगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि लोअर असम और अपर असम में क्या क्या चेंजेस होता है। सो लोअर असम में ये डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर में आता है, यहाँ पे वेरियस टैक्सेस और रेवेन्यूज जनरेट किया जाता है। लेकिन अपर असम जो होता है वो रीजन को ब्रिटिश सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में रख जाता है, उसमें ब्रिटिश का इतना इंटरवेंशन नहीं होता है। और इसीलिए अपर असम में टाइम एंड अगेन आपका बर्मीज का इन्वेशन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग एंग्लो बर्मा वार बोल के हम लोग पढ़ता है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ वार है, उसको भी हम लोग आगे जाके डिटेल में देखेगा, समझ गया।
तो इसीलिए आगे जाके की ऑफिसर्स यानी कि असम में जो की ऑफिसर्स है ये लोग को पूछा जाता है, स्पेशली डेविड स्कॉट का पॉलिसी, उसके अलावा आपका रॉबर्टसन का पॉलिसी, उसके अलावा वेरियर एल्विन की पॉलिसी है ना। ये सब आपका जो एग्ज़ाम होता है यहाँ में प्रीलिम्स में मेंस में पूछा जाता है। और मेंस में जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर्स जैसे हो गया 2017 का क्वेश्चन पेपर हो गया, 2014 का नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन पेपर हो गया जो आपका अरुणाचल का सिलेबस में है, वहाँ में आपको पता चलेगा कि ये सब ठीक है, ये सब में डेविड स्कॉट पूछ लिया है। जैसे आपका हॉप्किन हॉप्किन का बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉप्किन प्रपोजल पूछ चुका है, एंड डेविड वेरियर एल्विन का प्रपोजल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आगे हम लोग डेविड स्कॉट का स्टार्ट करेगा होगा। सो उस समय में असम को एनेक्स करने से पहले असम को दो भाग में डिवाइड करता है, अपर और लोअर। तो उसमें आपका डेविड स्कॉट जो था वो सीनियर कमांडर है ना, सीनियर कमिश्नर ऑफ द लोअर असम था। और उसके बाद जूनियर कमिश्नर ऑफ द अपर असम वो कॉलोनल रिचर्ड को दिया गया था, जिसमें लीज एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वाई पीपल बिकेम हैप्पी अनहैप्पी, सो ऐसा है कि इनिशियली पीपल होप क्या है कि जब ब्रिटिश असम को एनेक्स करेगा तो ब्रिटिश का रूल होगा और उसके वजह से आपका बर्मीज का इन्वेशन कम हो जाएगा। सो दे वेर वेरी हैप्पी कि अभी असम को एनेक्स करने वाला है। और रूलिंग क्लास लोग भी सोचा है कि ब्रिटिश वो लोग का जो ट्रेडिशनल पावर और प्रिविलेज है उसको प्रोटेक्ट करते हुए वो लोग को पावर में वापस लेके आएगा। ठीक है, लेकिन रियलिटी कुछ और होता है। रियलिटी ऐसे होता है कि ब्रिटिश सिर्फ अपना बिजनेस के लिए और अपना प्रॉफिट के लिए वो लोग सिर्फ लोअर असम तक ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन रखता है। ठीक है, और इसी के चलते वाइड स्प्रेड मतलब डिसअपॉइंटमेंट होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो देन अपर असम से एक ट्राइबल लीडर निकलता है नोन एज गोनवार कॉन्वर। ठीक है, गोंधार कॉन्वर। ये गोनवार कॉन्वर जो ये फर्स्ट मतलब ट्राइबल रेवोल्यूशंस भी हम मानते हैं, ये ऐसा रिवोल्यूशनरी है जो बेसिकली ब्रिटिश का जो पॉलिसी था अपर असम के लिए उसके लिए वो अनहैप्पी होता है, और इसीलिए वो क्या करता है, वो अपना आप को राजा डिक्लेयर करता है। ये जो स्पेलिंग यहाँ पे भी गलती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, गोंधार गोंधार कॉन्वर खुद को राजा डिक्लेयर करता है, वो भी बासा एरिया अपर असम में जो एरिया है वहाँ में अपना आप को राजा डिक्लेयर करते हुए ब्रिटिश का ऑथोरिटी को चैलेंज करता है। ये बोल के वो चैलेंज करता है कि वो ब्रिटिश से बेहतर है ना, ब्रिटिश वो लोग को ध्यान नहीं दे रहा है तो वो एक बेहतर राज्य बना के दिखाएगा। सो उसी के चलते उसका रिवोल्यूशनरी फोर्सेस लोग सब मार्च करता है मरियाना अपर असम से लोअर असम का रीजन में, जहां में वो ब्रिटिश से लड़ने के लिए जाता है। नाउ अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश का जो आर्म फोर्स है दे आर मोर वेल एडवांस, तो इसीलिए ब्रिटिश अंदर लेफ्टिनेंट रुदरफोर्ड के अंदर में वो लोग ये कैपिटल को मतलब ये जो बैटल होता है उसको वो जीत जाता है। और उसके वजह से आपका जो गोनवार या में स्पेलिंग फिर गलती है, ठीक है, गोंधार कॉन्वार को फिर से अरेस्ट करके उसको इम्प्रिजमेंट करता है और उसी के साथ ये जो रिवॉल्ट बंद हो जाता है। ठीक है, एंड टिल टू दिस डे अपर असम में गोंधार कॉन्वर ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मिथ मतलब हीरो है ना, हीरो वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर हीरो माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अभी हम देखेगा कि ये जो डेविड स्कॉट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा था फॉर द लोअर असम सेक्शन। तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आसाम रीजन का, तो इसमें वेरिया ये कलर रिप्रेजेंटेशन भी होगा, इसको आगे जाके हम लोग देख लेगा। तो यहाँ पे वेरिया सेक्शन है ना, ये सेक्शन जैसे कि ये अपर असम का रीजन बन गया है ना, लोअर असम का सेक्शन बन गया, उसको हम लोग अभी और आगे जाके देखेंगे। सो डेविड स्कॉट को ऑफन हम फर्स्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द असम हम मानते हैं। समझ गया कि वो ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव था जो ब्रिटिश रूल को along with द ओल्ड ट्रेडिशनल रूल के साथ वो मिक्स करके वो रूल करने का एक मिक्स सिस्टम वो मतलब इंट्रोड्यूस किया है। सो मिक्स सिस्टम में वो क्या करता है, जो ओल्ड सिस्टम है ना, उसको बिना अपसेटिंग द लोकल्स वो ज़्यादातर आपका अपर सिस्टम में अपर असम में अपर असम में ओल्ड लोकल ट्रेडिशंस को वो रखा है। जैसे कि पाइक सिस्टम, आपको हम लास्ट क्लास में बताया है, पाइक और केल लोग ज़्यादातर पाइक सिस्टम ऐसे है कि वो एक फुट लेबरर्स था है ना, ऐसा लेबरर्स जहाँ में वो लोग को जितना काम करना है फील्ड का काम एज वेल एज आपका प्रोटेक्शन का काम, अगर सिक्योरिटी का काम, वो सब करने वाला जो काम होता है वो आपका पाइक्स लोग करता है। पाइक्स एंड केल सिस्टम ये ट्रेडिशनली अहोम सिस्टम था, तो इसीलिए वो अपर असम में यही ट्रेडिशनल सिस्टम को रखा है। लेकिन लोअर असम सिस्टम में वो क्या
करता है, लोअर असम में वो परगना बनाता है। परगना आपको पता है कि आप लोग ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यू विल नो कि परगना सिस्टम दिल्ली सुल्तानेट आपका मुगल्स के समय है ना, और उसके बाद आपका ब्रिटिश भी वो पॉलिसी यूज़ किया है जहाँ में पर्टिकुलर बड़ा सा जो लैंड होगा उसको आप डिवाइड करेगा, डिवाइड करके ईच जो एरिया है वहाँ में एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रखेगा, एक कलेक्टर रखेगा। सो लोअर असम में वो लोग परगना सिस्टम मेंटेन किया है, ठीक है। और जो टैक्स कलेक्शन इन द अपर असम है उसको बारबुआ ही रखा है। बारबुआ मतलब ये अहोम का समय, अहोम जो अपना जो कलेक्टर्स होता है एडमिनिस्ट्रेटिव उसको बारबुआ बोरबुआ ऐसा नाम रखा गया था। तो इसीलिए डेविड स्कॉट भी यही सिस्टम को ही रखता है और नेम भी बारबुआ ही रखता है। उसके बाद लोअर सिस्टम में जो टैक्स कलेक्ट करता है उसको वो चौधरीज बोल के नाम रखा जाता है, डिफरेंट नेम्स, ठीक है। तो सिचुएशन इन द अपर असम, सो अपर असम में वो लोग ज़्यादातर जो ब्रिटिश होता है वो अपर असम को इसलिए नहीं लेता है क्योंकि वो लोग सोचता है कि वो ऑलरेडी बहुत इन्वेजन, जैसे बर्मीज का इन्वेजन से ऑलरेडी इकोनॉमिकली बहुत डाउन है, रेवेन्यू डाउन है, तो अगर उसको कंट्रोल में लेने से इट विल बी टू एक्सपेंसिव टू रन, दैट वाज देयर बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद इसीलिए वो क्या करता है, सेटिस्फाई के लिए वहाँ का जो राजा होता है उसी को अपॉइंट करता है, और पीपल का सेटिस्फाई के लिए वो राजा अपॉइंट करता है और उसका नाम है पुरंदर सिंहा। नाउ पीपल जो पुरंदर सिंहा को पसंद नहीं करता है, दे वांटेड कि ब्रिटिश जो अपर असम में अगर राजा अपॉइंट करे आफ्टर गोनवर के रिवोल्ट के बाद तो वो होगा चंद्रकांता सिंहा। वो चाहता था कि चंद्रकांता सिंहा को अपॉइंट करे, लेकिन ऐसे नहीं होता है, तो इसीलिए ब्रिटिश का पसंद के हिसाब से वो पुरंदर सिंहा को अपॉइंट करता है ना। पुरंदर सिंहा जो होता है इसको अपॉइंट करते हुए ब्रिटिश 3 इंपॉर्टेंट रूल्स बनाता है कि एवरी ईयर पुरंदर सिंहा उसको 50,000 रुपीज़ देगा होगा। उसके बाद वो ब्रिटिश का एवरी पॉलिटिकल एजेंट का जो एडवाइस है उसको फॉलो करेगा, और वो ब्रिटिश का प्रोटेक्शन को एग्री करेगा, और कोई भी अगर पॉलिसीज हो बिना ब्रिटिश के सजेशन के वो किसी के साथ वो मतलब पॉलिसी नहीं बना सकता है। तो बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है वो फेल होता है, पहला इसलिए क्योंकि पुरंदर सिंहा का एडमिनिस्ट्रेशन शुरुआत से उसका जो फेल्ड इकोनॉमी वो देखने को मिलता है, और दूसरा वहाँ का जो पीपल होता है लोकल वो लोग सपोर्ट ही नहीं करता है। जैसे हम आपको बताया है चंद्रकांता सिंहा को पीपल चाहता था अपना राजा बनाए, लेकिन पुरंदर सिंहा को वो लोग पसंद नहीं था, इसीलिए पब्लिक से कोई सपोर्ट नहीं। सो कॉमन पीपल का स्ट्रेस और लो इकोनॉमिक एंड आपका बर्मीज का इन्वेशन के चलते आपका पुरंदर सिंहा फेल हो जाता है। सो उसका फेलियर एक एक्सक्यूज बन जाता है जिसके चलते ब्रिटिश जो बोलता है दिस इज ए वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट, और एक लीगल रीजन बनाते हुए वो लोग क्या करता है अपर असम को, ठीक है, अपर असम को आपका 1838 में अपर असम को वो लोग एनेक्स कर देता है, फॉर्मली वो लोग अपना कंट्रोल में लेके आ जाता है। और उसके बाद जब आपका वो ब्रिटिश का इन्वेजन होता है तब आप देखने मिलेगा ब्रिटिश और आपका बर्मीज के बीच में जो वार है उसको हम लोग एंग्लो वार बोलता है, वो उसका सीरीज आपको देखने मिलेगा, एंग्लो बर्मा वार बोलता है, ठीक है। उसके बाद वो हो गया डेविड स्कॉट का। नेक्स्ट लेट्स सी रूलिंग ऑफ द रॉबर्टसन। रॉबर्टसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। मेंस में ऐसा पूछा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीसी रॉबर्टसन इन असम, या तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, या तो आपको बोल सकेगा पॉलिसीज ऑफ द रॉबर्टसन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। सो आफ्टर डेविड स्कॉट रॉबर्टसन जो असम का जो एरिया है उसको बहुत बेहतरीन वे से ऑर्गेनाइज करता है इनटू मोर फॉर्मल स्ट्रक्चर्स। तो ये मैप आप देख रहे हैं कलर कोड के साथ, ये जो रीजन है आपका अपर असम का रीजन हो जाता है। उसके बाद ये आपका जो नॉर्थ असम का रीजन हो जाता है। नॉर्थ असम का रीजन के सामने में आपका फ्रंटियर रीजन लुक है जो बाद में अरुणाचल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो रीजन है ये सेंट्रल असम होता है, ये बारक वैली असम रीजन, और ये लोअर असम रीजन, यानी कि आपका जो रॉबर्टसन है वो बहुत प्रॉपरली असम को डिवाइड कर देता है, और डिवाइड करके वो ईच प्रोविंस जो होता है वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रखता है, और वो खुद ऐसे जज जैसे एक्ट करता है, और उसके बाद जज के बाद वो मजिस्ट्रेट एंड टैक्स कलेक्टर्स विद ए सैलरी ऑफ 1,000 रुपीज़ वो रखता है एवरी प्रोविंस में, यानी कि लीगल सिस्टम बहुत वेल सेटल्ड होता है। और कोर्ट का हेरिकी भी यू विल फाइंड, यहाँ पे पंचायत कोर्ट भी रखता है जहाँ में स्मॉल केसेस को हैंडल करता है, मुनिसिप जो मिडिल साइज केसेस को, एंड प्रिंसिपल असिस्टेंट जो लार्ज केसेस को जो
जिसको आप कोर्ट में हेयर करता है। सो इस तरह से वो बहुत प्रॉपरली लीगल सिस्टम को रखा जाता है। उसके अलावा क्रिमिनल लॉस होता है, ये लॉ को वो बंगाल में जो यूज़ किया था उसी को वो असम में भी हैंडल करने के लिए लेके आता है। ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू, रेवेन्यू में बहुत बड़ा चेंजेस होता है। वो स्मॉल स्मॉल जो टैक्सेस इम्पोज किया गया था बाय डेविड स्कॉट इन अर्ली असम, अपर एंड लोअर असम, उसको वो एबोलिश करता है। एबोलिश करके वो एक सिंगल सिम मतलब लैंड टैक्स डालता है जैसे सेंट्रल में डाला है। और उसके बाद वो एक ये सब संभालने के लिए, रेवेन्यू संभालने के लिए वो ऑफिसर्स सबमिट करता है। दीज ऑफिसर्स नेम्स वेर पटगिरीस, बिया सॉरी बिसायस एंड चौधरीस। वो लोग जितना हो सकेगा रेवेन्यू सिर्फ कलेक्ट करता है और टैक्सेस लगाता है। ठीक है। और उसके अलावा इसका जो सिस्टम है वहाँ पे एक अच्छा चीज़ ये था कि वो पीसन का प्रोटेक्शन यानी कि लेबर प्रोटेक्शन भी देता है। लेबर लोग को कोई चीट ना करे, कोई ओवरचार्ज ना करे। ठीक है। सो ब्रिटिश, ये था आपका पॉलिसीज ऑफ द रॉबर्टसन। अंडरस्टूड। तो उसके बाद लेट्स सी कि ब्रिटिश उसके बाद आता है कासी हिल्स में। नाउ दिस इज द मैप, उस समय का जो मैप है। यहाँ पे आपका गारो हिल्स है, ये पूरा गारो हिल्स है, यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जैंतिया हिल जिसको वो लोग एनेक्स कर दिया था। उसके बाद आपका आता है ये कासी हिल्स। ठीक है। खासी हिल्स वॉज फेमस फॉर इस रिसोर्सेस ऑल्सो, है ना। टिल टू दिस डे इसका जो रॉक्स होता है दे आर स्टिल फेमस होगा। तो ये जो काशी हिल्स होता है उस समय में वो लोग अराउंड 30 स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि छोटा छोटा 30 30 स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट जो आपका काशी रीजन में है। और ईच वेर गाइडेड बाय चीफ इलेक्टेड चीफ एंड काउंसिल। काशी का जो स्टेट है काशी हिल का, यहाँ में 30 इंडिपेंडेंट स्टेट था, छोटा छोटा स्टेट, सब अपना अपना चीफ। और चीफ का जो हेड है उसको सीएम कहा जाता था। ओके, सीएम चीफ का जो मतलब हेड है। जैसे अभी आप देख रहा होगा ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल में आपका जिला परिषद चेयरपर्सन सबसे हेड, फिर जिला लुक होता है, फिर ग्राम्स लुक होता है। तो इस तरह से डिवीजन आपका काशी हिल में देखने को मिला। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज़ कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा सीएम्स लुक यहाँ में था। वो मतलब बहुत सा चीफ होता है और वो चीफ का एक सीएम होता है, एक लीडर जिसको वो लोग बहुत मानता है होगा। नाउ फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट तब स्टार्ट होता है ब्रिटिश का, वो होता है 1765 में। 1765 में जब वो लोग जैंतिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसी समय में आपका काशी के साथ भी वो लोग का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। वो लोग का कॉन्फ्लिक्ट इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि वो ट्रेड रूट को, आपका जो बिजनेस रूट होता है उसको ब्रिटिश लोग कंप्लीटली मोनोपोलाइज कर देता है, जिसके चलते काशी लोग को भी प्रॉब्लम होता है। तो काशी जो ब्रिटिश उस समय में सिल्क, लाइम, वैक्स, आयरन, आइवरी, हनी ये सब वो लोग ट्रेड करता था। तो बाद में वो लोग बंगाल से ट्रेड करता था और इसके वजह से काशी का जो बिजनेस है उस पर इफेक्ट होता है। इसके वजह से, ट्रेड के वजह से कॉन्फ्लिक्ट राइस हो जाता है। ठीक है। तो इसमें डेविड स्कॉट का स्ट्रेटजी क्या होता है फॉर द हिल्स। सो डेविड स्कॉट जो उस समय में जेंटियास को वो अपना लेके अंदर आया है और अपर असम और लोअर असम को भी वो एनेक्स करता है। तो वो समझता है कि वो चाहता है कि ट्रेड रूट बने, है ना। यहाँ पे जो काशी हिल्स यहाँ पे है, जैंतिया इधर हो गया, असम इधर हो गया। तो उसको एक ट्रेड रूट बनाना है जो इजीली ये हिल से पास करते हुए उसको सिलियट रीजन यानी कि जो अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश का जगह में है वो रीजन यानी कि बंगाल रीजन उस समय में उसको वो इजीली ट्रेड कर सके। सो इसीलिए वो पॉलिसी बनाता है, रास्ता बनाने का पॉलिसी। ठीक है। एंड उसका रास्ता बनाने का जो पॉलिसी होता है उसका बेसिकली दो रीजन होता है। वो चाहता है कि मिलिट्री फास्टर लोअर असम से आपका सिलियत रीजन तक इजीली, यानी कि यहाँ पे असम हो गया, खासी का हिल यहाँ हो गया और यहाँ पे आपका बंगाल का रीजन, देन बंगाल अनडिवाइडेड बंगाल का रीजन। तो यहाँ से इजीली मिलिट्री जो रास्ता पास कर सके। दूसरा कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विस का कम्युनिकेशन गुवाहाटी से डायरेक्ट सिलियट रीजन में हो। ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो एक पॉलिसी यूज़ करता है जिसको हम कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी एक ऐसे पॉलिसी है जहाँ में आपको डील भी देता है और आपको थ्रेट भी देता है कि वो डील को मानना है ज़बरदस्ती। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले उसका डील स्टार्ट होता है सौरा चीफ के साथ। सौरा चीफ उसका नाम होता है दीवान सिंह। दीवान सिंह के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में बोलता है कि आपका रास्ता को, आपका जगह से हिल से हमको रास्ता बनाने दो और इन बदली हम आपको मतलब टैक्सेशन फ्री देगा और आपको हम मिलिट्री मतलब सेफ्टी देगा।
ठीक है। तो उसी के चलते आपका जो दीवान सिंह होता है चीफ ऑफ द सौरा रीजन, वो मान जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो चीफ प्रेसर ऑन द नोंगलाओ। ये जो नोंगलाओ का जो चीफ है उसका नाम है उई तेरोत सिंह। वो अभी भी उई तेरोत दे शिलोंग में बहुत बड़ा से मनाया जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर। सो उई तेरोत सिंह को भी प्रेशराइज करता है। और उई तेरोत सिंह जो पीपल का मतलब बेटरमेंट के लिए वो अलाउ करता है शुरुआत में। ठीक है। वो उई तेरो उस समय का वो सीएम होता है। वो सीएम मतलब चीफ हेड होता है जिसको सब चीफ मानता था उसका बात को। इसीलिए वो हर एक जो चीफ होता है काशी चीफ उसको एग्री करा के ऑथोरिटी ऑफ पासेस को वो पास कराता है जिससे रास्ता बना सके। डन। तो ऐसा सोचो कि ये एक नोट है आपके लिए। ठीक है। यू थिंक ऑफ दिस इन दिस वे कि ब्रिटिश वांटेड टू कनेक्ट टेरिटरीज इन असम एंड थ्रू द इंडिपेंडेंट ट्राइबल लैंड्स, यानी कि असम का जो रास्ता है उसको यहाँ पे देख रहे हैं, असम का जो रास्ता है उसको वो कनेक्ट करना चाहता है विद बंगाल रीजन। ठीक है। वो ब्रिटिश का टैक्टिस था, इसीलिए उसको रास्ता बनाना था। तो उई तेरो सिंह जो उस समय में रेवोल्यूशन को वो स्टार्ट करता है। वो इसलिए स्टार्ट करता है क्योंकि सबसे पहले वहाँ में जो ब्रिटिश है वो ट्रेड को तो ओवरटेक कर ही लिया। और वहाँ में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है यानी कि बिजनेस, बिजनेस में वहाँ का जो पीपल है स्पेशली खासी पीपल दे वेर मिस बिहेव, वो लोग को मिसट्रीट करता था। उसके चलते और उसके अलावा वहाँ में जो रास्ता बना रहा है, जो लेबर्स लोग रास्ता बनाता है, वो लोग इस तरह से बिहेव करता था कि वो मत्ती वो लोग का ज़मीन है ना। और वहाँ का जो ट्राइबल पीपल है वो लोग के साथ मिसबिहेव करता था। सो इसीलिए उई तेरोट अंडरस्टूड कि ये जो इंसल्ट और इग्नोरेंस वर्कर्स के बीच में, ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में, वो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही आया है। और वो समझ जाता है कि अगर रास्ता बन जाएगा तो ब्रिटिश जो इजीली आपका मेघालय हिल को पेनिट्रेट कर सकेगा और वहाँ का पीपल को पकड़ सकेगा और इसके ऊपर में अपना राज्य डाल सकेगा, टैक्सेशन डाल सकेगा। तो ये चीज़ तैरोत सिंह को समझ में आता है। और उसके बाद वो क्या करता है, आपका जो ब्रिटिश का जो रास्ता बनाने वाला वो लोग को तकलीफ देता है ना, यानी कि वो रिवॉल्ट करता है। तो आउटब्रेक ऑफ दिस वार ऐसा होता है कि वो आपका नोंगक्ले में स्टार्ट होता है अप्रैल 1829 में। तो यहाँ पे तेरोत सिंह अलोंग विथ हिज फॉलोअर्स वो जितना भी ब्रिटिश ऑफिसर्स होता है वो लोग को अटैक करके किल करता है। और उसमें दो ब्रिटिश ऑफिसर्स मर जाता है, वो है लेफ्टिनेंट बेडिंगफील्ड एंड बर्टन। उसके अलावा सेवरल अदर्स इंजर्ड हो जाता है। और मतलब फॉर्चुनेट या तो अनफॉर्चुनेट बोल सकता है, इसमें डेविड स्कॉट जो एस्केप करता है, वो एस्केप करके ऑल द वे चिरापुंजी जाता है। चिरापुंजी में जाके वहाँ से वो थ्रू बंगाल वो अपना फोर्सेस फिर से भेजता है। तो इसमें ये जो काशी चीफ जितना होता है वो तेरोत सिंह के साथ मासिव रेसिस्टेंस ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये अराउंड 4 इयर्स चलता है। ओके, रिमेंबर काशी और ब्रिटिश का जो लड़ाई होता है वो 1829 से स्टार्ट होके 1833 तक होता है, 4 इयर्स तक। और ये 4 इयर्स में काशी बहुत क्लेवर टैक्टिक्स, दे वर एक्सपर्ट इन गोरेला वारफेयर, इसलिए वो लोग हिट एंड रन टैक्टिक्स यूज़ करता है विद बो एंड एरो, है ना। और ऐसा बो एंड एरो जो पॉइजनस होता है, तो इसलिए ब्रिटिश एवरी पॉसिबल टैक्टिक्स यूज़ करता है वो लोग को पकड़ने के लिए, लेकिन वो फेल हो जाता है। तो ब्रिटिश का एक नया टेक्निक स्टार्ट होता है। वो लोग जो रूट होता है, हमारा जो ट्रेड रूट होता है, ट्रेड का जो रास्ता होता है, वो रास्ता को ब्लॉक कर देता है। अगर ट्रेड का रास्ता को ब्लॉक करेगा तो उससे कोई भी फूड सप्लाई कुछ नहीं आएगा, है ना। और फूड सप्लाई नहीं आने से वो क्या करेगा, काशी जो रिवोल्यूशनरी है उसको वो स्टॉप कर सकेगा। उसके अलावा ब्रिटिश जहाँ जहाँ जाता है हर एक काशी विलेज को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, जला देता है। ऐसे करने से क्या होगा, विलेज को जला दिया, रास्ता जहाँ से फूड आता था उसको बंद कर दिया। तो अल्टीमेटली ये जो तेरोत सिंह अपना जो सोल्जर्स है, अपना जो रिवोल्यूशनरीज है, उसको हंग्री और भूखा देखते हुए वो खुद सरेंडर करता है। ठीक है, तेरोत सिंह सरेंडर करता है ऑन जनवरी 13 1833। तो तेरोत सिंह सरेंडर करने के बाद ही वॉज नॉट एग्जीक्यूटेड, रिमेंबर। उसको ऑल द वे ढाका का जो जेल है जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है वहाँ में ऐसे प्रिजनर रखता है एंड 2 साल के बाद वो मर जाता है। एंड टिल टू दिस डे तेरोत सिंह को हम हीरो मानता है काशी में। ठीक है। उसके बाद बाय 1833 जितना भी चीफ्स है दे वर फोर्स टू साइन ए ट्रीटी एज ए सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश। और उसके बाद रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो बिगिन करता है। ये सिलियट रोड का कंस्ट्रक्शन अभी भी इसका पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स ये में जो टेबल्स हम बनाया है, ये टेबल्स को आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। ये पूरा अभी आपको हम जो समझाया है उसको जिस फॉर्म में हम बना के रखा है टेबुलेटेड फॉर्म में, जो आपके लिए बहुत आसान होगा समझने के लिए। ठीक है, डेविड स्कॉट कैसे स्टार्ट किया है, क्या प्रायोरिटाइज किया है, उसका फॉर्मेट है।
होगा, टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द होल स्टोरी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। समझ गया? सो इसके बाद आफ्टर दिस वी विल सी कि वो कैसे आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल जो होता है, असम का जो अपर हिल रीजन जिसको हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक बोलता है, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलता है, अरुणाचल प्रदेश बन जाता है, उसको हम देखेगा। और हम देखेगा कि मतलब बाकी का कंपेयर में नेफा के साथ उसका पॉलिसीज कैसे कैसे था, है ना, वो डिफरेंट ट्राइब्स के साथ कैसा पॉलिसी रहा है। उसके बाद हम लोग देखेगा मैकमोहन लाइन के बारे में, और इंडिपेंडेंस डे में जो गवर्नमेंट एक्ट है वो नॉर्थ ईस्ट को कैसे इम्पैक्ट हुआ है उसको भी हम लोग देख के ये क्लासेस को ख़त्म करेगा। ठीक है माय डियर? सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लास समझ में आया है। कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग। थैंक यू।